हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस कोरोना महामारी के बीच। मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट पायोनियर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमारी साइंस के लेक्चर चल रहे थे और तरंग में पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है तरंग गतिकी, जो कि मैंने आपको बाकायदा अच्छे से प्रॉपर विद एग्जांपल आपको समझाया है। उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि, जो कि सेकंड पार्ट है तरंग का। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ध्वनि। ध्वनि जो होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, जो जिस किसी बच्चे की भी पहली क्लास है वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉपर वीडियोस डल गए हैं, साइंस के 8 वीडियो डल चुके हैं, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज क्या, ध्वनि। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ध्वनि होता क्या है, तो ध्वनि जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जो ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, जो जिससे हमें ये जो ध्वनि है, जब जो हमारे कान पर पड़ती है तो हमें सुनने की संवेदनशीलता प्राप्त होती है। मतलब ध्वनि की हेल्प की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, हेल्प से ही हम सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि ध्वनि जो होती है, ध्वनि को संचरण के लिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर माध्यम आ रहा है, मतलब कौन सी तरंग होगी, ध्वनि जो होगी वो यांत्रिक तरंग होगी, मैकेनिकल वेव होगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो भी बच्चा ये वाला वीडियो देख रहा है, पहले वो लास्ट वीडियो देख ले, उसके बाद ये देखिए, तो उसके लिए सही रहेगा, क्योंकि हाँ मैंने थोड़ा बेसिक सी चीज बता दिया था। ठीक है, तो यांत्रिक ध्वनि जो होती है वो कौन सी तरंग होती है, यांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंग मतलब वह तरंग जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, वह कौन सी तरंग होती है, वह यांत्रिक तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग जो मेरी है यांत्रिक तरंग है, लेकिन किस कैटेगरी में भी, क्योंकि हमने यांत्रिक तरंग को भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया था। पहला डिवाइड किया गया था अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा डिवाइड किया था अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव और अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स वेव। तो जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉपर तरीके से समझाया है। अब उसके बाद में जो ध्वनि है वो किस कैटेगरी में आती है, तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य कैटेगरी मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव के कैटेगरी में आती है, क्योंकि इनको संचरण के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बेसिक सी चीज आपको मैंने ध्वनि के बारे में बताया। अब सबसे अच्छा जो ध्वनि का मात्रक है, वो ध्वनि किसमें नापूंगा मैं, ध्वनि का जो मात्रक है वो है डेसिबल। का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है, डेसिबल। मतलब ध्वनि की तीव्रता है वो किसमें नापने वाला हूं, वो नापने वाला हूं डेसिबल में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लोगों को सिंपल सा ये भी नहीं पता होता है कि ध्वनि को किसमें नापता हूं। तो ध्वनि की जो व्यवहारिक जो एसआई मात्रा है वो क्या है, डेसिबल में। मैं ध्वनि को जो है वो डेसिबल में मापता हूं। अब सबसे अच्छा एक क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया कि यदि कोई भी तरंग है वो एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाती है, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी वेव है, मान लीजिए ये कोई वेव है, ये कोई तरंग है, ये एक माध्यम मतलब मीडियम 1 से सेकेंड मीडियम में जा रही है, तो इसकी आवृत्ति में क्या चेंजेस, क्या आवृत्ति बदलेगी, या तो उसकी तरंगदैर्ध्य बदलेगी या तो उसकी चाल बदलेगी। ये अपने को 3 पॉइंट समझना चाहिए कि, तो जब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जब कोई भी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या फिर जब कोई भी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी चाल तथा उसकी तरंगदैर्ध्य, मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी चाल और उसकी वेवलेंथ दोनों बदल जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों क्या हो जाती है, बदल जाती है। मतलब उसकी चाल और लैम्डा तरंगदैर्ध्य तो बदल जाएगी, लेकिन उसकी जो आवृत्ति है न्यू, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहती है। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा गया है, सीधा सीधा पूछेगा, यदि कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बताइए उसकी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा। तो हमको सिंपल सा याद करना है कि उसकी जो आवृत्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब उसकी आवृत्ति जो है क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि ध्वनि की कुछ विशेषताएं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। साउंड की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला है प्रबलता। प्रबलता मतलब लाउडनेस। प्रबलता से आशय मतलब प्रबलता होता क्या है, प्रबलता से मतलब कि कोई भी ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना। ध्यान से सुनेंगे, मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं, कोई भी ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना, ये उस ध्वनि का कौन सा गुण होता है, ये ध्वनि का होता है प्रबलता का गुण। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी होती है, प्रबलता और ये लाउडनेस होती है। अब उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में सेकंड आता है तारत्व, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्वनि की। तारत्व मतलब उसकी सीधी सीधी ध्वनि की किस पे डिपेंड करेगा, तारत्व जो है वो ध्वनि की
आवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब उसकी जो आवृत्ति है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे कैसे समझेंगे इसको, ठीक है। तो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसका जो मैं बोला तारा, तो उसके जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब मैं सिंपल सा ही कहने का आशय ये है कि जो ध्वनि की अगर आवृत्ति ज्यादा है तो उसका क्या होगा, तारत्व भी ज्यादा होगा। अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा है तो उसका क्या होगा, तारत्व भी ज्यादा आने वाला है। तो इससे क्या है, जो मोटी जो ध्वनि है वो हमें बड़ी पतली सुनाई देगी। अगर किसी भी ध्वनि का तारत्व ज्यादा है तो मतलब उसकी आवृत्ति ज्यादा है। आवृत्ति ज्यादा मतलब जो ध्वनि है वो हमें बड़ी पतली सुनाई देगी। क्या बोल रहा हूं, बड़ी पतली सुनाई देगी। वहीं अगर किसी ध्वनि का आवृत्ति कम है, यदि किसी ध्वनि की क्या आवृत्ति कम है और तारत्व भी कम आएगा, क्योंकि आवृत्ति पे डिपेंड कर रहा है तारत्व, तो हमें ध्वनि जो है वो मोटी मतलब ग्रेव सुनाई देती है। ठीक है, अधिक समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब कि जो उसका तारत्व है वो उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आता है कि ध्वनि की चाल, विभिन्न माध्यमों में जाने पर ध्वनि की चाल में क्या क्या परिवर्तन होगा। तो ध्वनि की चाल में जो है बहुत चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो हमको याद रखना है कि ध्वनि की चाल जो है सबसे ज्यादा होती है किसमें, सॉलिड में। सॉलिड मतलब ठोस में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। मतलब सिंपल सा, क्योंकि ये ध्वनि है वो क्या है, एक यांत्रिक तरह है, मतलब इसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसमें जो ठोस में है वो सबसे ज्यादा उसकी चाल होगी ध्वनि की, फिर लिक्विड में होगी और फिर गैस में होगी। अब ठोस में कितनी होगी, ठोस में जो ध्वनि, ठोस में जनरली मैं एग्जांपल आयरन लिया हूं, लोहा लिया हूं, उसमें जो है 5950 मीटर पर सेकेंड, जो आयरन में है जो ध्वनि की चाल होगी 5950 मीटर पर सेकेंड होगी, और जल में होगी 1483 मीटर पर सेकेंड, वहीं वायु में होगी 332 मीटर पर सेकेंड। ये जनरली हमें पता होना चाहिए, ये जनरली हमें पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ लेगा कि बताइए ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, तो हमको ऑप्शन देखना है 332 मीटर पर सेकेंड और टिक कर देना, एक नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि कुछ भौतिक राशियां होती है, उन पर ध्वनि की चाल का क्या प्रभाव पड़ने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बताइए कि ध्वनि की चाल का दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब बढ़ाने से क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी। हमको सिंपल सा याद रखना है कि यदि भी किसी का भी मैं दाब बढ़ाऊंगा तो ध्वनि की चाल जो है वो कभी नहीं बदलती। मतलब दाब पर वो क्या है, इंडिपेंडेंट रहेगा, जो प्रेशर है उस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वहीं दूसरी प्रॉपर्टी आती है क्या, टेम्परेचर। तो यदि किसी ध्वनि का मैं मतलब यदि किसी एटमॉस्फेयर का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो ध्वनि की चाल जो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं, यदि मैंने टेम्परेचर मतलब अगर तापमान बढ़ा दिया तो ध्वनि की चाल भी क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो और ध्वनि की चाल जो है वो तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होती है, जनरली हमें याद होना चाहिए। उसके बाद में मैंने कोई एक चीज 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की चाल होती है वायु वो 324 मीटर पर सेकंड लिया, लेकिन वहीं अगर मैं क्या है तापमान बढ़ा रहा हूं, मैं ध्यान से सुनना, टेम्परेचर बढ़ा दिया हूं तो ध्वनि की चाल भी क्या है, बढ़ जाएगी। मतलब सीधा सा एक पॉइंट इससे निष्कर्ष में ये निकालता हूं कि अगर मैं किसी भी माध्यम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ा दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी मीडियम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ा दूं तो ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मतलब हमें सिंपल सा ध्वनि की चाल पर कुछ भौतिक राशियों के बारे में जानने को मिला। अब उसके बाद में सबसे अच्छे कुछ नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होने चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट, जैसे कि अब अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो अधिकतर देखने को हमें यह मिलता है कि जो हमारी बिजली है वो पहले चमकती है। मतलब बिजली की जो लाइट है वो पहले दिखाई देता है, उसके बाद में उसका साउंड आता है। तो वाह, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रकाश का वेग है, जो प्रकाश की चाल है वो ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है, इसीलिए हमें पहले प्रकाश मतलब बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और उसके बाद साउंड की आवाज आती है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। पहला पॉइंट, अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो हमें याद रखना है इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जो प्रकाश का वेग है वो ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है, इसलिए हमें क्या बिजली पहले चमकती दिखाई देती है, उसके बाद उसकी क्या आवाज आती है। उसके बाद में आता है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन मतलब क्या समझेंगे,
ध्वनि का किसी भी सरफेस से टकराकर वापस लौटना, मतलब किसी भी सरफेस से ध्वनि का टकराकर वापस लौटना की जो घटना है वही उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन में ही हमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इको का। इको मतलब प्रतिध्वनि क्या होती है, इको मतलब प्रतिध्वनि क्या होती है, मतलब ध्वनि का सिंपल सा हमको प्रतिध्वनि, जब ये कोई खाली हॉल हो या फिर कोई पहाड़ी क्षेत्र हो, उसमें जब हम चिल्लाते हैं, जब आवाज देते हैं जोर से, तो क्या होता है, वही आवाज हमें कुछ देर बाद सुनाई देती है। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी हॉल है, बड़ा सा हॉल जो खाली पड़ा है, अगर उसमें मैं जोर से चिल्लाता हूं तो कुछ टाइम बाद क्या है, मुझे आवाज गूंजती हुई, मतलब एक प्रकार से वही आवाज सुनाई देती है। तो यही जो प्रॉपर्टी होती है ध्वनि की, वही क्या होती है, उसका इको होता है, मतलब उसकी प्रतिध्वनि होती है। तो इसमें पॉइंट ये ठीक है, नॉर्मली हमें पता होना चाहिए, लेकिन पूछा क्वेश्चन क्या जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें कि बताइए कि जो स्रोत है, मतलब कि यहां से ध्वनि आ रही है, तथा जो अवरोधक है, मतलब जिससे टकराने वाली है, उसके बीच की डिस्टेंस, मतलब कितने मीटर हो वो दोनों के बीच की डिस्टेंस, ताकि हमें इको सुनाई दे। तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए 17.2 मीटर। 17.2 मीटर अगर डिस्टेंस है स्रोत तथा अवरोधक के बीच में, तो हमें इको प्रॉपर तरीके से सुनाई देगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होंगे, बड़ी बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में आगे हम देखने वाले हैं क्या, आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है, तो देखते हैं अब क्या, श्रव्यता परिसर। आपका एग्जाम जो जेएल प्रहरी के, उस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या घुमाता है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन सिर्फ हमें ध्वनि की रेंज याद होनी चाहिए जो कि मानव सुन सकता है। एक जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक साधारण मनुष्य है, वो कितनी ध्वनि, कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, यहीं से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि बताइए कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है क्या, हमको याद होना चाहिए नहीं सुन सकता, क्योंकि जो साधारण मनुष्य है वो कितने की रेंज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, साधारण मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज की आवृत्ति सुन सकता है। दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा गया है। वहीं अगर बोले कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है क्या, क्या मनुष्य नहीं सुन सकता। तो यहीं से 3 क्वेश्चन आपके जेएल प्रहरी 2018 के क्वेश्चन में सीधे को क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस हमको सिर्फ रेंज याद होनी चाहिए कि एक जो साधारण मनुष्य है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, वो कितने रेंज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। तो वो जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज की आवृत्ति की ध्वनि क्या है, सुन सकता है। अब उसके बाद में जो ध्वनि को है उसकी आवृत्ति के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी आवृत्ति के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड किया गया है। तो ध्वनि की आवृत्ति के अकॉर्डिंग उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला क्या, अवश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग मतलब होगी इंफ्रासोनिक वेव्स। दूसरा है श्रव्य तरंग, ऑडिएबल वेव। और तीसरा है पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब हम समझेंगे एक एक से कि क्या होता है। अवश्रव्य तरंग क्या होती है। अवश्रव्य तरंग मतलब कि इंफ्रासोनिक वेव्स वह वेव होती है जिनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम हो। मतलब 20 हर्ट्ज से जिनकी आवृत्ति कम होगी वो कौन सी तरंग होगी मेरे पास, अवश्रव्य तरंग होगी। ठीक है, अब ये तरंग कहां से निकलती है, ये तरंग जो है बड़े बड़े सोर्सेस, ये कि भूकंप आता है तब ये तरंग निकलती है। उसके बाद में जो ज्वालामुखी का विस्फोटन होगा तब ये तरंग निकलती है। तो इन तरंगों को कौन सुन सकता है, अगला पॉइंट क्या है, इन तरंगों को कौन सुन सकता। तो इन तरंगों को बहुत सारे जीव जंतु सुन सकते। तो यही कारण है उनके पीछे कि जब भी क्या होता है कि भूकंप आने की कंडीशन रहती है, तो जो भी जीव जंतु रहते हैं वो क्या होते हैं, वो एक मतलब सेफ जगह पहुंच जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको भूकंप का अनुभव हो जाता है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसको नहीं पता चलता। क्यों, क्योंकि वह इस रेंज की ध्वनि नहीं सुन सकता, इसीलिए उसे पता नहीं चलता। लेकिन जानवर लोग सभी सेफ जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैं बताऊं इसको स्रोत क्या, ज्वालामुखी और भूकंप से सुनना। अब इसको सुन कौन कौन सकता है, इसको भेड़ सुन सकता है, हाथी, गेंडा, सांप। सांप भी जो है अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो तरंग आती है वो आती है मेरे पास श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग मतलब ऑडिएबल वेव, जो कि साधारण मनुष्य सुन ले। जो कि साधारण मनुष्य, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की तरंग सुन ले रहा है तो वो कौन सी तरंग होती है, ऑडिबल साउंड होता है। उसके बाद में तीसरा आता है पराश्रव्य तरंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पराश्रव्य तरंग से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराश्रव्य तरंग कौन सी तरंग होती है, जिनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है
वो कौन सी कैटेगरी में हम उन्हें शामिल करते हैं, उन्हें पराश्रव्य तरंग की कैटेगरी में शामिल करते हैं। इनका स्रोत क्या है, इनको गाल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। गाल्टन की सीटी के द्वारा क्या है, पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से कि पराश्रव्य तरंगे कौन सुन सकता है। जो अल्ट्रासोनिक वेव है, वो जो बैट मतलब चमगादड़ होता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव सुन सकता है। और कितनी रेंज की सुन सकता है, चमगादड़ जो है सबसे ज्यादा रेंज मतलब लगभग 1,20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की पराश्रव्य तरंग सुन सकता है। कौन, चमगादड़। उसके अंदर बिल्ली सुन सकती है, कुत्ता और बंदर। अब कुत्ता जो है 50,000 हर्ट्ज तक की पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। यही कारण है कि जो कुत्ते को हम क्या करते हैं, जासूसी में यूज करते हैं। कुत्ते का जब भी जो भी चोरी वगैरह हो जाती है या फिर जो भी उसमें जासूसी के तौर पर कुत्तों का यूज किया जाता। तो आई थिंक यहाँ पर मैंने बताया क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, सोनार। सोनार, तो सोनार क्या होता है, सोनार का पहला हमें फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होता है। सोनार मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ही जनरली आपके एग्जाम में पूछा गया है, कितने एग्जाम में। उसके बाद में इसका यूज क्या करता हूं, इसका यूज करता हूं जो दुश्मनों की पनडुब्बी है उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो कहां छिपी हुई है, उसको पता करने में। जो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं कभी, उनको पता करने में। उनको कैसे पता करते हैं, ये पराश्रव्य जो तरंग है, वो ये पराश्रव्य जो अल्ट्रासोनिक वेव है, वो सोनार की सहायता से निकाली जाती है। तो उसकी सहायता से क्या है, हम हिमखंड मतलब कि जो बड़े बड़े जहाज डूबे हैं उनका पता कर सकते हैं। उसके बाद में जो मछलियों का समुदाय है बड़ा बड़ा, उनको पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव क्या है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। जब किसी भी ध्वनि स्रोत मतलब जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता मतलब स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति मतलब दोनों गतिशील अवस्था में हो, तब जो स्रोत से निकलने वाली जिस आवृत्ति की ध्वनि निकल रही है स्रोत से, वही आवृत्ति की ध्वनि जो है श्रोता को नहीं सुनाई दे, मतलब एक दूसरी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देगी, तो ये जो प्रभाव होगा वो किसमें पढ़ूंगा मैं, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव होगा। मतलब इसमें जो ध्वनि है, जो भी श्रोता है उसको वास्तविक ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसमें जो है श्रोता है उसको क्या है, आभासी ध्वनि मतलब आभासी ध्वनि सुनाई देती है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रेन है, मेरी ट्रेन देखता हूं मैं, ट्रेन गतिशील है इस डायरेक्शन में, और कोई ह्यूमन कोई भी एक पर्सन है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो क्या है, जब भी ट्रेन के जो हॉर्न है, इससे यहाँ साउंड, इसने हॉर्न से साउंड प्रोड्यूस किया मतलब जनरेट किया, तो ये तो गतिशील है। अगर जिस टाइम इसने जिस आवृत्ति की ध्वनि जनरेट किया, वही इस व्यक्ति तक पहुंचने में वही आवृत्ति नहीं रहेगी, यह आवृत्ति जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति भी यहां आ जाएगा थोड़ी देर में, जब तक ट्रेन इसके पास आएगी, और ट्रेन भी थोड़ा आगे बढ़ जाती है। मतलब इसमें जब भी मतलब आभासी आवृत्ति सुनाई दे किसी भी श्रोता को, तो वहां पर क्या आता है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव आता है। ठीक है, उसके बाद में यहां से क्या तीन कंडीशन बनती है डॉपलर प्रभाव से ध्वनि के। पहली कंडीशन क्या रहती है कि स्रोत स्थिर हो तथा श्रोता गतिशील हो। दूसरा, श्रोता जो है मतलब कि जो सुनने वाला है वो स्टेबल हो तथा जो स्रोत है जिससे ध्वनि आ रही है वो गतिशील हो। और तीसरी कंडीशन में दोनों गतिशील हो, स्रोत और श्रोता। तो यही क्या होता है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या कि कुछ जैसे कि हमने आपको बताया था पहली क्लास में इसकी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके जनरली कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वह तरंग जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मतलब इनका संचरण के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेकिन वही एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी खोज किसने की। सबसे ज्यादा एग्जाम में देखना गया क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की। तो एक्स किरणों की खोज हमें किसने की थी, वैज्ञानिक थे रॉन्टगन, उन्होंने की थी। शुरू से देखते हैं, गामा किरणों की खोज किसने की थी, बेकुरल तथा हेनरी। बेकुरल तथा हेनरी ने गामा किरणों की खोज की थी 1896 में, इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणों की खोज हमें याद करना है, रॉन्टगन ने की थी 1895 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परावैंगिक किरणों की मतलब यूवी प्रकाश की जो खोज है
वो रिटर्न ने की थी, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में। ये तीनों में से तो एग्जाम में बहुत देखने को हमें क्वेश्चन मिलेंगे कि यूवी प्रकाश की खोज किसने की थी, रिटर्न ने 1801 ईस्वी में, और दृश्य प्रकाश की खोज की थी न्यूटन ने 1666 ईस्वी में, और अवरक्त विकिरण की खोज की थी हर्षे ने। ठीक है, तो ये हमें नॉर्मली याद होना चाहिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में एक और पॉइंट आता है कि भूकंप की तीव्रता है वो किसमें मेजर करता हूं, वो उसका जो पैमाना होता है, भूकंप की तीव्रता का नापने का पैमाना होता है, वो होता है रिएक्टर। रिएक्टर होता है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक हमने बहुत सारा, अधिकतर मतलब जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें कवर की है। हर एक बेसिक से अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन भी करे हैं तो ध्वनि चैप्टर में। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और हाँ, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आप ही के लिए बना रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।